हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा चैप्टर, मीन्स इंपॉर्टेंट तो है ही है और छोटा भी है साथ में। मीन्स ये समझ लो 1 से 1.5 घंटे के बीच में ये सारा इंपॉर्टेंट एरिया इसमें से मतलब हम पढ़ लेंगे आज। तो इस चैप्टर से अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, पक्का है नीट में। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। अगर मान लो 2 क्वेश्चन आ गए तो फिर 8 मार्क्स, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है। और उस छोटे चैप्टर से में भी बहुत ही कम एरिया से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और वो चैप्टर है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं हमारे पास पोस्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बच्चे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले, मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, जो हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूं। छोटी सी स्टोरी कह लीजिए या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल कह लीजिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। भाई, आप लोग सुपरमार्केट जाते होंगे सामान लेने के लिए। जब आप सुपरमार्केट जाते हैं तो आप क्या चीज नोटिस करते हैं? आप ये देखते हैं कि वहां पर सामान बहुत ज्यादा वेल अरेंज्ड है। मीन्स आपको वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल्स लेनी है तो वेजिटेबल का सेक्शन अलग है। आपको नमकीन बिस्किट्स लेने हैं, उसका सेक्शन अलग है। अगर आपको कपड़े लेने हैं तो उसका सेक्शन अलग है। अगर आपको बर्तन लेने हैं तो बर्तनों का सेक्शन अलग है। आपको दाल चावल आटा लेना है, उसका सेक्शन अलग है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपको ना आसानी हो जाती है बहुत ही ज्यादा, कि आप गए, अच्छा मेरे को आटा लेना है, आपने अपने लिस्ट चेक करी, आटा लेना है, आटे वाले सेक्शन में गए, अपने आपने ट्रॉली बैग वो अपने आपने मतलब ट्रॉली में डाल लिया। आपको शुगर लेनी है, शुगर वाले एरिया में गए जहां पे हमारे पास किचन का आइटम मिलता है, खाने का आइटम मिलता है, उसमें गए, शुगर उठाई डाल लिया। चिप्स वाले एरिया में गए, चिप्स उठाई। चॉकलेट वाले एरिया में गए, चॉकलेट उठाई। मीन्स आपको जो भी चाहिए, आपके पास एक वेल अरेंज एक सिस्टम रखा हुआ है। आप गए, तुरंत पिक किया और आप आ गए। एक मेथड, एक एग्जांपल ये है। एक एग्जांपल ये है, एक दूसरी सुपरमार्केट है, सारा सामान उसमें भी अवेलेबल है, बट वो वेल अरेंज नहीं है। वो कहीं पे भी रैंडमली रख दिया हमने, मतलब कभी भी कुछ भी सामान रख दिया। भाई साबुन, एक कंपनी का साबुन यहाँ है तो दूसरी कंपनी का साबुन कहीं और रख दिया। तो उससे क्या होगा बेटा? उससे हमें क्या होगी? हमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी, हमें सामान ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है, कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को अगर हम वेल अरेंज करके रखते हैं तो उनकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाती है। बट अगर हम उसको वेल अरेंज नहीं करते हैं तो उसकी स्टडी हमें प्रॉब्लम करती है, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। हमारे पास कोई मेथड नहीं है भाई, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, कैसे उनकी स्टडी को मतलब कंबाइन करें, मतलब और समराइज करें। तो वही ये चैप्टर वही काम करता है कि पीरियड, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समराइज करके हमें हमारे सामने रखता है और हम उसको स्टडी करते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब हमारे पास जब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि इसमें ना जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है, कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंचे, वो पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बट फिर भी एक रफली क्विक रिकैप में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्विक रिकैप में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, हमारे पास डॉबिनियर था, उन्होंने ट्राइड दिया। फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, उन्होंने एक ऑक्टेव वाला सिस्टम दिया। फिर हमारे पास कुल मिला के मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से क्या हुआ, हमने ये पता लगा लिया कि भाई मेंडलीफ ने हमें ये दे दिया, एक अरेंजमेंट दे दिया, वेल अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट दिया, पर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास दिया। बट वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हमारे पास फिर आए मोजले। तो आज यहीं से स्टोरी शुरू करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कैसे क्या क्या चीज कंक्लूजन निकालते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, बेसिकली हमें ये पढ़ना है आज। तो चलिए फिर बच्चे, आज सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आज। चलिए बेटा, सबसे पहले हम इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने पीरियड, कितने ग्रुप, इन सब के बारे में। देन हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसे पढ़ते ही समझ लो चैप्टर एंड। ये तो छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 1 पेज का, 1 पेज भी नहीं, मतलब 4-5 लाइन में लिखेंगे चैप्टर, टॉपिक खत्म।
क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसको मैंने रखा है यहां पर, वरना हमने ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी चैप्टर एंड। सोचो कितना छोटा चैप्टर है। आइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से लगभग सवा घंटा, 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास में ये चैप्टर हम ऐड करते हैं। बच्चे, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले हम क्या करते हैं, मोजले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। मोजले ने क्या बताया कि हमारे पास, भाई पहले मेंडलीफ ने बताया था, मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई कि दी थी हमें। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई थी। मोजले ने क्या करा, मोजले एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग एलिमेंट्स पे वो हाई एनर्जी की बीम पास कर रहे थे, और हाई एनर्जी की बीम जब पास कर रहे थे तो उनसे पास होने के बाद जो एटम्स थे वो एटम्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहे थे, अल्फा रेज निकाल रहे थे। वो जो अल्फा रेज थी वो जेड पर डिपेंड कर रही थी। उन्होंने ये बोला कि जो फ्रीक्वेंसी, जो अल्फा रेज हमारे पास एटम से निकल रही है, वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो मोर फंडामेंटल मींस जेड पे डिपेंड कर रही है। आपका जेड बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जा रही है। तो मोजले ने हमें ये बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मींस, इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर is more fundamental property for an element of an element for chemical and physical properties। मीन्स अगर आपको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है तो हमारे पास, मैं ये बोलूंगा, मतलब मोजले ने बोला कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल, आप इसके बेसिस पे करते हैं तो ज्यादा अच्छे से आप एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये चीज बताई, आपको उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, एक लॉ दिया। इनका लॉ क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। मींस बार बार रिपीट हो रही है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक समय के बाद पीरियोडिक, मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट हमारे, मतलब इस चैप्टर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो एटम्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, उसके बेसिस पर, मतलब उसके बेसिस पर हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिसाइड हो रही है। चलिए अगर हम आगे पढ़ते हैं, दिस इज द पीरियोडिक लॉ, ये पीरियोडिक लॉ ही हमारे लिए सफिशिएंट है। हम आते हैं, सीधे जंप करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोजले ने हमें एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दी, उसके कुछ स्टूडेंट्स और मोजले ने साथ में मिलकर ये काम किया, तो उन्होंने एक हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दी। इस पीरियोडिक टेबल में पहले तो मैं वर्बली आपको समझा देता हूं, इसके बाद मैं कंस्ट्रक्ट धीरे धीरे लिखूंगा। हमारे पास ये जो मतलब वर्टिकल लाइंस हैं, दीज वर्टिकल्स लाइन आर कॉल्ड एज ए ग्रुप। तो हमारे पास इसमें मैं एड ऑन भी करता चलता हूं। अगर हमारे पास बात करते हैं वर्टिकल लाइन, ये क्या कहलाती है, कॉल्ड एज ग्रुप। एंड ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप आर प्रेजेंट। कितने ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, 18 ग्रुप हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है। ये तो हमारे पास वर्टिकल लाइन हो गई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, these are known as a period and how many periods are there, 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड है। चलिए आप सब लोगों का, हमारे पास, मैंने आपको बता ही दिया होगा कि हमारे पास ये है। अच्छा, दिस ग्रुप, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये हमारे पास 18 ग्रुप हो गए। दीज आर नोन एज ए पीरियड।
तो जो हमारे पास सबसे पहला पीरियड आ जाएगा वो आएगा, इसको ग्रुप नंबर को थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, यहां पर हमारे पास दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला हीलियम ना यहां पर ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, तो यहां पर आएगा 1 नंबर, यहां पर क्या आएगा 1 नंबर। हाइड्रोजन यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते, ये ज्यादा अभी है भी नहीं इंपॉर्टेंट। फिलहाल यहां पर हमारे पास इस तरीके से नंबर चलते हैं। अच्छा, ये नीचे लास्ट में क्या लिखे हुए हैं, दीज आर नोन एज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं ब्लॉक्स की बात करता हूं यहां पर, पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास हो गई, मतलब ये जो हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है, मैंने ग्रुप और पीरियड आपको बता दिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को एक कैटेगरी में और कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो ये है कि इस वाले एरिया को बोला जाता है, इस वाले को बोला जाता है एस ब्लॉक। कलर दिखाई दे रहा है आपको? यस, कलर विजिबल है, एस ब्लॉक। इस 13 से लेकर 18 तक बोला जाता है पी ब्लॉक। देन 3 से लेकर हमें इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। एंड द लास्ट वन, दिस इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? एफ ब्लॉक। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो कुल मिला के मेरे पास 4 ब्लॉक होते हैं। दिस इज द ब्लॉक, 4 ब्लॉक। ब्लॉक कौन कौन से हो गए? एस ब्लॉक, that is a group 1 and 2, P block, group 13 to 18, D block elements, group, if we talk about group, हमारे पास this is the 12, 3 to 12। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में ये बिलोंग करता है फ्रॉम ग्रुप 3 ओनली, पार्ट ऑफ ग्रुप 3 ओनली। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने आपको यहां ग्रुप लिख दिया। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है बच्चों NS122, इसका होता है NS2 NP126, इसका होता है बच्चों N-1D 1 to 10 NS022, इसका बच्चों होता है N-2F1 to 14 N-1D 0 to 1 एंड NS2। आप कहोगे सर क्या याद करना है? हाँ, इस समय ये समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है, दैट इज वाई एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करता है, दैट इज वाई पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी में एंटर करता है 1 to 10 डी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास एफ में एंटर करता है, दैट इज वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हल्का सा बात और कर लेते हैं, या मैं थोड़ी सी डिटेल उसको वैसे लिख देता हूं। वेट, ब्लॉक, ब्लॉक, और ब्लॉक में दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक। अगर इंफॉर्मेशन लिखते हैं वही फिर से वंस अगेन, ग्रुप 1 to 2, ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 3 to
12. This is group 3 only, means part of 3 group का है बच्चों. These are also known as transition element, also known as transition element. एक्सेप्ट कौन से वाले? हमारे पास लास्ट ग्रुप आता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. इनके अलावा बच्चों इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करते हैं इसकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास इसमें पहला पार्ट होता है लेंथेनॉइड. ये स्टार्ट कहां से होते हैं? लेंथेनॉइड्स. अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करता हूं तो बच्चे ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 57 टू हमारे पास कितना होता है 71. यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, अगर मैं बात करता हूं 57 टू एलिमेंट हमारे पास स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास हो गया, इसको एक सेकेंड, दिस इज अ 58 टू 71. हाउ मेनी एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूं लास्ट तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 14 एलिमेंट्स. हम अगर हमारे पास अगला आता है एक्टिनॉइड्स. क्या आता है बच्चों? एक्टिनॉइड्स. दिस इज द एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स ये स्टार्ट होता है बच्चों 89 टू 108. 89 टू 108. अच्छा, ऊपर वाले में देखो, काउंट करो, 58, 59, 60, फिर 10 एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए? 13 और एक 71, 14 हो गए. ऐसे यहां पर 89 टू 108 नहीं 103, 103. तो दीज आर ऑल्सो 14 एलिमेंट्स. मीन्स हमारे पास ये 14 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कहां से बिलोंग कर रहे हैं? लेंथेनॉइड से. और दीज ऑल 14, ऊपर वाले 14, नीचे वाले 14, ये कौन से उससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 से. आपको उम्मीद करता हूं ये वाला कैटेगराइजेशन समझ में आया होगा, ब्लॉक्स वाला. चलिए, ब्लॉक वाला हो गया. अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ग्रुप्स के नाम याद कर लेते हैं. अगर हम बात करते हैं ग्रुप के नाम, ग्रुप 1. ग्रुप 1 क्या होता है? ग्रुप 1 इज नोन एज अल्कली मेटल. अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम एलिमेंट्स याद करें तो लीना की रब से फरियाद, आप सब लोग जानते होंगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ये होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल. एल्केलाइन अर्थ मेटल. एल्केलाइन अर्थ मेटल हमारे पास क्या हो जाता है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. हमारे पास ये तो हो गया एस ब्लॉक. आइए पी ब्लॉक की बात करते हैं. तो ग्रुप 13, हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है बोरॉन फैमिली. क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बस इतना ही सफिशिएंट है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 14 की, ग्रुप 14 यानी कि दिस इज नोन एज ए कार्बन फैमिली. दिस इज केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम. हाँ भाई, केमिस्ट्री सर सन की प्रॉब्लम देते हैं.
भाई है ही क्या करें, केमिस्ट्री ऐसी, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर वेट करो, एक्सेप्शन पढ़ाएंगे। तो यहां पर लिखो, देखो, केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अच्छा, ग्रुप 14 के बाद हमारे पास आता है ग्रुप 15। दिस इज नोन एज ए नाइट्रोजन फैमिली और ऑल्सो नोन एज ए निकोजन्स। बस नाइट्रोजन फैमिली फिलहाल लिख लो, जो ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेपाल, इसको लिख लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मथ। हमारे पास अगर इसमें देखते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ। चलिए ग्रुप, हमारे पास ग्रुप 16 की बात करते हैं। तो दिस इज नोन एज ए ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं तो ओम, शंकर से टेपो। भाई चीटिंग तो आप जानते हैं ना, टीपना, चीटिंग करना। ओम, शंकर से टेपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, नया तरीका नहीं अपनाना है भैया, पुराना ही अपनाना है। दैट इज नेक्स्ट इज अ ग्रुप 17। ग्रुप 17 ये हो जाता है, इसे बोला जाता है हैलोजन। हैलोजन, दिस इज हैलोजन हमारे पास क्या होते हैं, FCl, Br एंड I और AT, दैट इज द एस्ट्रेडिन। अच्छा ये क्या हो जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेडिन। और इसका नाम, इसका हो जाता है फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी कर दो, फिर कल बाहर आई आंटी। नाउ ग्रुप 18, अगर मैं ग्रुप 18 की बात करता हूं तो इसे बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो दैट इज हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन और लास्ट एलिमेंट ऑग्निशन, ओजी। बच्चे ये हुआ हमारे पास ग्रुप, ये हुआ पी ब्लॉक, ये सारा का सारा, दिस इज द पी ब्लॉक। अगर हम बच्चों बात करते हैं, दिस इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। इनको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा और याद करते हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको मैंने इनर्ट गैसेस बताई थी। इनर्ट गैस था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन और रेडॉन और ओजी। इसका पीरियड नंबर की बात करता हूं तो इसके पीरियड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओजी, दिस इज द पीरियड नंबर। तो हमारे पास पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, ये यहां से हटाते हैं, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 2 10 18 36 54 86 10, हमारे पास कितना आ गया, 118। अच्छा बच्चों, यहां से यहां जंप किया, मतलब पीरियड 1 में कितने एलिमेंट रहे होंगे। अगर मैं यहां से यहां जंप करता हूं, ये गैप है 8 का, ये गैप है 8 का, ये गैप है 18 का, ये गैप है 18 का, दिस गैप इज 36 एंड दिस गैप इज 36। तो कुल मिला के हमारे पास ये हुआ पीरियड और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद कर लीजिए, पीरियड 1 एलिमेंट्स 2, पीरियड 3 एलिमेंट्स 8, सॉरी पीरियड 3 नहीं, पीरियड 2, पीरियड 2 एलिमेंट्स 8, पीरियड 3 एलिमेंट्स 8, पीरियड 4 एलिमेंट्स कितने हो गए, 18, पीरियड 5 एलिमेंट्स 18, पीरियड 6, बोले बोले कमेंट में आंसर करिए, पीरियड 6 हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 36 32, that should be the 32 not the 36, 32 32।
नाउ पीरियड 6 32 और 7 हो जाएगा हमारे पास 32। चलिए, जैसे लेट सपोज कि आपको कभी भी ना ये डेटा हेल्प करेगा जब आप ये पता लगाएंगे कि एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। इन सबको आइडेंटिफाई करने में ये वाली चीजें हेल्प करेंगी आपको। कैसे हेल्प करेंगी अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखा भी दूंगा। चलो, एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, आपके पास कितने पीरियड, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। चलिए, हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, ग्रुप के बारे में बता दिया मैंने। हाँ, ठीक है। अब एक चीज और बतानी थी बच्चों मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, अगर मैं बात करता हूं ये वाला, नहीं मैं इसे किसी और कलर के पेन से यूज करता हूं, तो हमारे पास ये जो एरिया है ये इसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट करा है, दीज आर मेटेलॉइड्स। इसके इधर मेटल, इसके इधर नॉन मेटल। अगर हमें एग्जाम में आ जाए कि भैया मेटेलॉइड कौन कौन से हैं, तो आप कैसे ध्यान रखोगे भाई, आपको याद भी तो होने चाहिए। अब इसके लिए मैं एक मेथड बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। 78% तो हमारे पास मेटेलॉइड्स हो गए भाई, हमारे पास 78% पीरियोडिक टेबल में मेटेलॉइड्स हैं। तो एक ट्रिक बताता हूं फॉर मेटेलॉइड्स। फॉर मेटेलॉइड्स अगर हमारे पास एक ट्रिक निकालते हैं, पहले मैंने क्या करा, बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, एक मैंने ये लिख दिया। फिर हमने लिखा, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ओम शंकर से या ओल्ड स्टाइल से टेपो, और नेक्स्ट आता है FCl BrI80। आप सबसे पहले सर्किल करना स्टार्ट करेंगे यहां से, कहां से, ये नहीं आएगा, आप सर्किल करेंगे यहां से, ठीक है। फिर हमारे पास एक सीढ़ी, आपको एक सीढ़ी टाइप का बनाते हुए चलना है, डबल डबल वाला। हमारे पास क्या करना है, सीढ़ी वाला बनाते हुए चलना है ये। तो these 7, 1 2 3 4 5 6 7, these 7 elements are metalloids। क्या है, मेटेलॉइड्स। हमारे पास क्या आएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। यहां से एक सीढ़ी बनानी है दो दो की, दो दो एलिमेंट्स को लेके, फिर लास्ट में आके एक ही बचेगा बस। तो हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं जो मेटेलॉइड्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टडी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कई बुक मतलब बोरोन को भी बोलती हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, इन एलिमेंट्स को हमारे पास बोलती है कि ये मेटेलॉइड्स हैं। आप एग्जाम में इन्हीं पे टिक लगा के आएंगे अगर आते हैं तो। इसके इधर मेटल, इसके इधर नॉन मेटल। हाँ, ये हमारे पास नॉन मेटल की कैटेगरी में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। आप लोगों को समझ में आया, 78% पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए जो है मेटलॉइड और नॉन मेटल्स हैं। चलिए हम बच्चे चलते हैं अगले एक क्वेश्चन के ऊपर। अभी मैंने बोला था ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी कलेक्टेड रहना और याद रखने की कोशिश करना। चलिए, एक एलिमेंट्स है बच्चों, एक एलिमेंट है मेरे पास Z इज इक्वल टू 114, Z इज इक्वल टू 114। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं 114, 115, 116, 117 और 118, ये 118 क्या हो गया? अगर मैं लिखा 118, 118 यानी कि लास्ट एलिमेंट, दिस इज अ ग्रुप 18, ग्रुप 18, 17, 16 और हमारे पास क्या हो जाएगा 15 और 14, ये ग्रुप 14 से बिलोंग कर जाएगा। अब ग्रुप 14 होता किसका है? ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कार्बन फैमिली। देखो कितना आसान हुआ निकालना हमारे पास। अगर आपको ये पता है कुछ एलिमेंट्स पीरियड, आप मेनली क्या याद करो, नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस याद कर लो। इनर्ट गैसेस से कितना पहले है ये ध्यान लगा लो, या इनर्ट गैसेस से कितना बाद में है ये थोड़ा आइडिया लगा लो,
उसके बेसिस पे आपका आंसर हो जाना है। और साथ में ये याद कर लो कि लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स कौन कौन से। लेंथेनॉइड्स कौन से हैं? 58 से लेकर 71 तक, और 89 से लेकर 103 तक। अरे आया कुछ समझ में? एक इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, दैट इज फ्रॉम, यहां पर हमारे पास वेट, that should be not 92103, that is 92103, 92103, ठीक है, 92103 है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, 92103, ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं वापस, आइए। नेक्स्ट है, अच्छा इसको आंसर को तो क्रॉस चेक कर ले। अगर हम इसके आंसर को क्रॉस चेक करते हैं तो आंसर क्या है हमारे पास? ए, एग्जैक्टली राइट। चलिए बेटा अगर हम आगे की साइड बढ़ते हैं, द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लेड टू ए सजेशन विच ऑफ लॉ और विच रूल। भाई साहब अभी शुरुआती इससे करी है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर शुड बी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, राइट आंसर इज बी। चलिए बच्चे, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pairs contain metalloids elements in the periodic table? Metalloids, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई थी, आपको मैं वो टेबल फिर से दिखा देता हूं। अगर मैं टेबल की बात करता हूं, ये देखो, आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आंसर के पास पहुंचते हैं। चलिए आंसर अगर हम पहुंचते हैं तो आंसर पे हमारे पास क्या आना चाहिए? यानी कि हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए डी। अच्छा बच्चे देखो, केरला सीई 2017, ठीक है, पहले आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर इज डी। आंसर क्या आ गया मेरे पास बच्चों? डी आ गया, तो ठीक है, राइट है आंसर। अच्छा नोटिस करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कितने क्वेश्चंस आए? 2017 में यहां पर आया, ये हमारे पास आया 2017 में, अलग अलग एग्जाम थे, नीट 2017 में, ठीक है। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, जब अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ये पिछले 2-3 सालों में नहीं, मैं बोलूंगा अराउंड पिछले 5 साल में 2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। मतलब सोचो इंपॉर्टेंट एरिया है आज इस समय के टाइम पर। बच्चों क्या होता था पहले ना, जब एलिमेंट्स हमारे पास, मतलब नेमिंग ना आईयूपैक ऐसे नहीं करती कि आज एलिमेंट बन गया चलो आज इसकी नेमिंग कर देते हैं। वो नेमिंग 4-5 कुछ एलिमेंट्स की एक साथ करती है। तो आईयूपीएससी ने पहले एक तरीका बनाया, मतलब आज भी वो तरीका मतलब अप्लीकेबल है, या मेथड वो अप्लीकेबल है। उन्होंने क्या करा, 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट थे उनके लिए एक नोमेनक्लेचर करने का मेथड बनाया। उन्होंने एक नंबरिंग सिस्टम बनाया, और नंबरिंग सिस्टम में जीरो को बोला निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। इस तरीके से ये नंबरिंग बोलती। फिर उन्होंने बोला कि इन सब की नंबरिंग के बाद लास्ट में एक सफिक्स लगाना है, ईएम। कौन सा सफिक्स लगाना है? ईएम। चलो ईएम का यूज करते हुए नेम लिखकर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास उन्होंने बोला 101। अच्छा 101, तो 1 के लिए हमारे पास क्या होगा? अन, 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, और ईएम। ये इन्होंने नेम बताया हमारे पास। जब इन्होंने नेम बताया तो उन्होंने सिंबल भी बताया होगा एलिमेंट्स का, तो उन्होंने हमारे पास सिंबल भी बताया, और सिंबल हमारे पास क्या निकल के आया? पहला लेटर यू, दूसरा 0 का निल, एन, फिर 0 यू। दिस इज द सिंबल। मैं फिर से एक नया एग्जांपल लेके रिपीट करता हूं। 105, अन, निल, पेंट, ईएम। अब इसका नेम कैसे बनेगा? यू, सिंबल कैसे बनेगा? यू एन पी। आपको बस याद क्या करना पड़ेगा? इनके नंबर्स याद करने पड़ेंगे। निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, अन। एन बोलते हैं, एन, एन, ठीक है। नाउ 118, अन, अन स्मॉल बनेगा, यू। अब नेक्स्ट टाइम पे अन, ऑक्टियम,
समझ में आया? ऑक्टियम यानी कि क्या हो जाएगा, UO इसका सिंबल हो जाएगा। फिर क्या हुआ 2020 में, 2019 में बोलूंगा, जैसे 2019 खत्म हुआ, मॉडर्न मतलब सॉरी IUPAC को 100 साल पूरे हो गए। तो उन्होंने उस 100 साल के उपलक्ष्य में जब हमारे पास उन्होंने क्या कर दिया, 100 ईयर के उस पर उन्होंने क्या कर दिया, इन सारे जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड थे सबको नेम दे दिया। सबको नेम दिया तो कुछ नेम, ऑफिशियल नेम कुछ इस हिसाब से मिले। एक बार आप सबके नेम को देख लीजिए। अब उन्होंने सबके नेम कर दिए फ्रॉम 101 से लेके 118 तक। तो हमारे पास जो इस समय हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है दैट इज 118 एटॉमिक नंबर, और उसका नेम है ऑग्नेसन, OG। भाई साहब इसका नेम तो जरूर याद कर लेना, OG। क्या है OG हमारे पास? इसका नेम OG है। आपको समझ में आया? राइट नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक 2022 में क्वेश्चन आया हमारे पास कि IUPAC नेम 119, अगर कोई एलिमेंट 119 है तो सोचो अन 1 यानी कि अन, और हमारे पास इनियम, यम। यस, हमारे पास कौन सा नेम आ रहा है? यहां पर आ रहा है अन इनियम, ए ऑप्शन मिल रहा है भाई। 9 के लिए इन ENNE तो था। चलिए एक बार इसके आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। यस डेफिनेटली राइट आंसर इज A। चलिए बच्चे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास देखो, अब इन्होंने खास बात क्या करी, इन्होंने 2020 में जिस साल IUPAC ने नॉमेनक्लेचर किया था, उसी साल देखो बच्चे, उसी साल एक क्वेश्चन यहां पर पुट कर दिया था कि बच्चे अवेयर हैं भी या नहीं है साइंस की फील्ड में चल क्या रहा है। तो देखो बच्चे उन्होंने ना इनके नाम को हमारे पास फिल किया। तो यार ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। चलो हम देख लेते हैं मेंडेलिवियम हमारे पास कौन से नंबर पर है। मेंडेलिवियम होना चाहिए 101 वाला। यस मेंडेलिवियम 101। मेंडेलिवियम को 101 लिख देते हैं। लॉरेंशियम को हमारे पास लिखते हैं, लॉरेंशियम 103। सीबॉर्गियम को हम क्या लिखते हैं, सीबॉर्गियम हमारे पास आ जाएगा 106। ठीक है। और हमारे पर डर्मेस्टिडियम को अगर हम पढ़ते हैं तो यह आ गया 110। तो बच्चे अब इसका नेमिंग हमारे पास जब हम करेंगे तो आप खुद ही सोचो, 101 अनिल अनियम, ठीक है सही है। हमारे पास फर्स्ट का A सही है, तो उन्होंने पूछा हुआ है द इनकरेक्ट मैच। लॉरेंशियम 103 1 ट्रियम, ये भी सही है। सीबॉर्गियम 106 अनिल हेक्सियम, ये भी सही है। अन यानी कि अन ये होना चाहिए था 111 101 अन, हमारे पास होना चाहिए था अनिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज रॉन्ग है, यानी कि डी होना चाहिए, डी का 4th, यही हमारे पास रॉन्ग होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। यस डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या है, डी है। उम्मीद करता हूं ये चीज के लिए आप बच्चों चिंता मत करिए, ये वाली चीज आने के चांसेस बहुत कम है। ये उस समय डिस्कवर्ड हुआ था, इस वजह से पूछ लिया गया था। आप याद करने की कोशिश करिए, बस यही कह सकते हैं। राइट नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यार बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या चीज, मतलब पहले इस चीज को समझते हैं। पहले एक बात बताओ, अगर एक न्यूक्लियस उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है क्या हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यार इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास ये चीज निकालनी है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, यही हमारे पास मेनली क्या करना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर हमें पढ़ना है।
तो हाउ स्ट्रांगली द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, वो कितना अट्रैक्ट हो रहा है, और वो जितना भी अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज नोन एज ए जेड इफेक्टिव। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास एक ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और यहां इनसाइड भी उसके पास ये अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो होता क्या है, इसके और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बट इनके और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से जितना नेट पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए वो उतना फील नहीं कर रहा होता है। तो कुल मिलाकर जेड इफेक्टिव अगर हमें निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, दिस सिग्मा इज नोन एज ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, SCREE स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, और शील्डिंग कांस्टेंट, और दिस इज नोन एज ए शील्डिंग कांस्टेंट। मींस भाई एक टाइप से ऐसा समझ लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पर जितना मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना मतलब न्यूक्लियर चार्ज जितना होना चाहिए, जितना फील उसे होना चाहिए, उसको रोक रहा है। कुल मिला के न्यूक्लियस और एटम, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन खड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या चीज रोक रहा है, वो रोक रहा है नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक पहुंचने, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक पहुंचने से। तो यही काम है, इसी को बोलते हैं शील्ड करना, मींस प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी किस चीज से, न्यूक्लियर चार्ज से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज ए शील्डिंग इफेक्ट, या शील्डिंग, मतलब इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना भी चार्ज फील कर रहा है इनसाइड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, दैट इज नोन एज ए जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव होता है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, इसके कुछ ट्रेंड होते हैं। मैं एक डेटा पिक करके लाया हुआ हूं। अब इस डेटा के बेसिस पर अगर हम अलोंग द पीरियड देखते हैं, तो फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स अगर मैं डी और डी के अलावा बात करता हूं, एस और पी के लिए बात करता हूं, तो हमारे पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय 0.65 ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। अगर डी की उसमें बात करता हूं, तो डी में हम बात करते हैं ऑन मूविंग, भाई इंक्रीज तो इसमें भी हो रहा है पर इतना ज्यादा नहीं हो रहा, इस वाले केस में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड। तो कुल मिला के अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। अगर हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव, तो चलो बढ़ा कुल मिला के, चाहे थोड़ा बढ़ा चाहे ज्यादा बढ़ा, पर बढ़ा। बट अगर मैं बात करता हूं इस वाले दो, ये दो इंपॉर्टेंट है। अलोंग द ग्रुप, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, ग्रुप 1 और 2 में जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑनवर्ड्स, 3 के बाद कांस्टेंट हो जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अप टू द 4th पीरियड एंड देन रिमेन कांस्टेंट फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ग्रुप। तो यार हमारे पास रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑनवर्ड्स, ये हमारे पास अगर हम उसको देखते हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं जनरल स्टेटमेंट अगर हम निकालते हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन आफ्टर पीरियड, इसके लिए जनरल स्टेटमेंट हम इसके लिए छोड़ देते हैं, जनरल स्टेटमेंट हम इसके लिए छोड़ते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हम बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और आप इन दो चीजों को याद रखिएगा। फॉर ग्रुप 1 to 2 जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑनवर्ड्स, एंड अदर ग्रुप्स के लिए जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस अप टू द पीरियड 4 एंड देन रिमेन
कांस्टेंट फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ग्रुप। तो याद कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बेसिस पर हमारे पास अभी इस कॉन्सेप्ट, इसको अप्लाई करते हुए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, 4। अब हम मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई के ऊपर। भाई 4 चीजें पढ़नी है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। बेसिकली कोवेलेंट रेडियाई जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं उनके लिए यूज की जाती है। यानी कि हमारे पास मान लो एक एटम ये, एक एटम ये, इनके बीच की डिस्टेंस d हो गई, तो d, तो एटॉमिक रेडियाई आर कोवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d/2। सिंपल सा लॉजिक। मेटेलिक रेडियाई के लिए क्या करना होता है, मेटेलिक रेडियाई जैसे मान लो मेरे पास मेटल ने बॉन्ड बना रखे हैं, क्या करा, मेटल ने मेटेलिक बॉन्ड बनाया, तो इसके बीच में कहीं पर भी 2 एलिमेंट की बीच की डिस्टेंस d, तो आर मेटेलिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, d/2। अच्छा, वेंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? वेंडरवॉल रेडियाई पर्टिकुलर उसके लिए यूज की जाती है जिस वाले केस में हमारे पास मान लो एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, तो इनकी सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि जितना क्लोज हम इनको ला सकते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मान लो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है दैट इज द d, तो आर वेंडरवॉल इज इक्वल टू क्या हो जाती है, d/2। दिस इज द वेंडरवॉल रेडियस। अगर मैं जनरल स्टेटमेंट की बात करता हूं इसके अंदर, तो हमारे पास आर वेंडरवॉल सबसे बड़ी होती है, आर वेंडरवॉल सबसे बड़ी, देन आर हमारे पास क्या होता है, मेटेलिक, और देन आर कोवेलेंट। ये ऑर्डर हमारे पास चलता है। मतलब हमारे पास जो ऑर्डर चलता है, सबसे ज्यादा वेंडरवॉल साइज होता है, देन हमारे पास मेटेलिक होता है, देन कोवेलेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव। ये बेसिकली जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फॉर अ सेम सेल। जेड इफेक्टिव ये क्या आएगा, फॉर सेम सेल। एज द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। दूसरा आता है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, अगर मैं नंबर ऑफ शेल्स, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ शेल increases, atomic size increases। atomic size भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, as the number of shell increases। चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो हमने क्या देखना है, हमारे पास आता है नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई में ट्रेंड, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन periodic table। on moving left to right, on moving left to right, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। और जबकि एटॉमिक रेडियाई यहां पर क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे सेल तो सेम है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज घट जाएगा। नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जनरल ट्रेंड आ गया। अब आती है बारी एक्सेप्शंस की। तो हम बात करते हैं बच्चों एक्सेप्शन इन एटॉमिक साइज। एक्सेप्शन इन एटॉमिक साइज,
एक्सेप्शन इन एटॉमिक साइज। बच्चे बेसिकली हमारे पास पहला जो एक्सेप्शन आता है वो आता है, पहला एक्सेप्शन आता है बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। हम यह बोलेंगे रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम छोटा होना चाहिए, बट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम। दिस इज द एक्सेप्शन। बट डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ना चाहिए, बट हमारे पास क्या हो गया, गैलियम का साइज थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम। इसका एक लाइन में आंसर लिखूंगा तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो पुअर शील्डिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास ऐसा मिलता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन आता है हमारे पास 3D सीरीज में। 3D सीरीज में बच्चों क्या होता है, हमारे पास जो साइज का ट्रेंड होता है, साइज का जो ट्रेंड चलता है वो चलता है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके चलता है। ऐसा कुछ यहां पर आता है हमारे पास Fe, कोबाल्ट और निकल, दिस इज कॉपर, दिस इज जिंक, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ऐसा कुछ ये ट्रेंड चलता है। दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर, और दिस इज एटॉमिक रेडियाई। बच्चे इसमें होता क्या है, हमारे पास यहां पे इधर से इधर आने पर मींस जब हम मतलब पीरियड के अलोंग चलते हैं तो साइज घटता है। ठीक है, साइज घट रहा है, 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 यहां पर आखिर कांस्टेंट हो जाता है। कोबाल्ट और निकल का एग्जैक्टली सेम साइज मिलता है, बट हमारे पास कॉपर और जिंक का साइज उससे बड़ा हो जाता है। दूसरा एक्सेप्शन हो गया। राइट नाउ वी विल मूव, यहां पर साइज ऑफ रेडियस ऑफ कोबाल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ निकल। ये चीज याद रखनी है हमें, क्या है, रेडियस ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू कितनी है, रेडियस ऑफ निकल। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन बच्चों, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। डी ब्लॉक, आप कहोगे सर डी ब्लॉक याद करने होंगे क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फैक्ओनिकुचन। व्हेन वी टॉक अबाउट द, हमारे पास किसकी बात करनी है, हमारे पास बात करते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दिस इज द 3D सीरीज, 4D सीरीज की बात करते हैं, और 5D सीरीज की बात करते हैं। तो दिस इज स्काई लैक, टाइजर हफ, वनबटा, कर्मो डब्लू, मंटक रे, फेरुओस, कोरुअर, PDPT, AgAu, और कैडमियम एंड मरकरी। कैडमियम एंड मरकरी। बच्चे जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, 3D टू 4D सीरीज साइज इंक्रीजेस। तो इसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। व्हेन वी मूव, इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में पैक करते हैं, वापस आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हेन वी मूव 3D टू 4D सीरीज साइज increases, but when we move 4D to 5D सीरीज साइज क्या होता है हमारे पास, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
एंड नोट not applicable for not applicable for स्कैंडियम। स्कैंडियम का साइज हमारे पास छोटा है देन स्कैंडियम, यट्रियम, देन लेंथेनॉइड, लेंथेनियम एंड एक्टिनियम। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा यहां तक, जस्ट ओनली दिस एरिया, नो एक्सेप्शन, ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, हमारे पास ये एज इट इज चलेगा। हुआ क्या, जब मैंने 3D से 4D पे आया साइज बढ़ा, वो 4D से 5D पर आया साइज नहीं बढ़ा, वो क्या रहा, सेम रहा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ साइज सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ poor shielding of f orbital इलेक्ट्रॉन। इसी को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोला गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन सिकुड़ना, घटना, कम होना। हम यहां से यहां आए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि साइज बढ़ के इतना हो गया होगा, बट हमें क्या मिला, इतना, साइज सेम मिला। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना बड़ा साइज का एलिमेंट, और हमें कितना मिला, इतना साइज का एलिमेंट मिला। दिस इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 एक्सेप्शन हुए हमारे पास। 3 एक्सेप्शन हमें हमारे नीट एग्जाम के लिए याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। हम जब आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ एक्सेप्शन की बारी, फिर आती है आयनिक रेडियाई की बारी। बच्चों यार बच्चों, जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक बार मतलब साइज ऑफ आयन, सिंपल सी बात है, बात करना चाह रहे हैं साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन में सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं, तो हमारे पास पहला फैक्टर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनिक रेडियाई, पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, as the number of shell increases, 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 atomic size increases, atomic size increase। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस है। किसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका, एज अ सेल बढ़ गया। ऐसी हमने बात करना है Na प्लस Li प्लस, इसका साइज इससे बड़ा, K प्लस एंड रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। कुछ ऐसा ट्रेंड चलेगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, पॉइंट ये आता है कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द देयर पेरेंट एटम। चलिए बात करते हैं हम साइज ऑफ कैटायन की और साइज ऑफ एनायन की। जब हम बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन की, तो साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। ठीक है, मतलब उसने, हमने देखा कि साइज ऑफ, ये हमारे पास जो पेरेंट एटम है ये Na है, और इसका जो कैटायन है वो Na प्लस है। तो किसका साइज बड़ा होगा, पेरेंट एटम का। एनायन का साइज जो होता है हमारे, सॉरी, कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। सिमिलरली हमने मैग्नीशियम में देख लिया। फिर हम बात करते हैं साइज ऑफ एनायन की। साइज ऑफ एनायन इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। तो हम यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं, लेट सपोज कि मैंने F और F माइनस की बात कर दी है, F माइनस, तो किसका साइज बड़ा होगा, मैंने बोला एनायन का साइज लार्जर होता है, तो साइज इज लार्जर। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम लेते हैं एग्जांपल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले N3 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है F माइनस, नियॉन, आर्गन, सॉरी सोडियम Na प्लस, और Na प्लस के बाद आता है Mg2 प्लस और Al3 प्लस, Al3 प्लस। बच्चों अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 10 10 10 10 10 10 और 10। प्रोटॉन निकालूंगा तो इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9 10 11 12 13। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, number of, for isoelectronic species number of proton increases, number of proton increases, size decreases। साइज क्या हो जाएगा हमारे पास, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं, अभी पहले ऊपर वाले में हम ये देखते हैं कि हाँ भाई सबसे बड़ा साइज किसका होगा, प्रोटॉन घट रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, तो यानी कि द लार्जेस्ट वन एनायन कौन सा हो गया मेरे पास, लार्जेस्ट हो गया दिस 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 दिस। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे की तो द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म अ लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आओ देखते हैं, इसको समझते हैं बच्चे। मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो F माइनस, दिस बिकम N3 माइनस, दिस बिकम Na पॉजिटिव, दिस बिकम NO2 माइनस। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन गए, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 9, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 7, इसके पास प्रोटॉन कितने 8, इसके पास प्रोटॉन कितने 11। मैंने बताया जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना छोटा साइज, इन्होंने पूछा वह है लार्जेस्ट आयन। लार्जेस्ट आयन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि इसके पास प्रोटॉन सबसे कम है। आप देख रहे हो, चलो आंसर मैच कर लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कुछ स्पीसीज है आर्गन K प्लस CF2 प्लस। अच्छा, इसके पास अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो मेरे पास जो लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, आर्गन K प्लस और Ca2 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये सारे के सारे या नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्रोटॉन इस पे कितने हैं, इस पे 18, इस पे 19, इस पे 20। सबसे ज्यादा प्रोटॉन, सबसे छोटा साइज यानी कि Ca2 प्लस, उसके बाद K प्लस, उसके बाद आर्गन। क्या ऑप्शन निकलेगा हमारे पास, इंक्रीजिंग रेडियाई। आंसर इज बी। हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी। यस, दिस इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। बच्चे करेक्टली रिप्रेजेंट की बात करें तो हमारे पास देखो H प्लस का साइज बड़ा नहीं हो सकता H से, ये कंफर्म है, तो ये ऑर्डर गलत हो गया। Na प्लस का साइज बड़ा नहीं हो सकता F माइनस से, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मोर प्रोटॉन स्मॉलर साइज, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इसमें आते हैं, अगर हम बात करते हैं F माइनस का साइज हमारे पास O2 माइनस, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 9, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं 8। भैया कम प्रोटॉन साइज बड़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नहीं ये ऑर्डर भी इनकी वजह से गलत हो गया। भाई नन ऑफ दीज, बचा ही नहीं कोई हमारे पास, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज, यस द राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते हैं द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रेडियस। बच्चे देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इसके पास नंबर ऑफ शेल कम हो गई। चलिए पहले में बात करते हैं तो ये दोनों हमारे पास बड़े हो जाएंगे। इसमें Cl का साइज, मतलब अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं
तो ए ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl का साइज सबसे बड़ा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो Cl का साइज हमारे पास सबसे बड़ा होना चाहिए, देन हमारे पास Ca2 प्लस का होना चाहिए, देन हमारे पास Na प्लस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है हमारे पास। चलिए इसकी बात करते हैं भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। अगर सबसे बड़ा साइज होना चाहिए S2 माइनस का, देन K प्लस का, देन Ca2 प्लस का, क्यों? हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। प्रोटॉन 16, प्रोटॉन 19, प्रोटॉन 20, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना छोटा साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यस, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर को मैच कर लेते हैं। यस, आंसर इज बी। देख रहे हो 2016-14 का क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या चीज है, पहले हम इसको समझते हैं। सो अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, so it is the amount of energy required, it is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. So it is the amount of energy required, amount of energy, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। amount of energy required to remove an electron from outermost shell, from outermost shell from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom मीन्स एक एटम हमारे पास अवेलेबल है और अकेला आइसोलेटेड उस गैसियस फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेटली अगर आइसोलेटेड है तो वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब उसमें जो मोस्ट लूजली या आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो मैंने एनर्जी दूंगा या जो मैं एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज नोन एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी। हम बात करेंगे, देखो एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां एटम की बात करते हैं, इफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 1 एटम के रिस्पेक्ट में आ जाता है एनर्जी, और अगर 1 मोल के बारे में बात करेंगे तो इसी को हम बोल देते हैं एंथैल्पी। समझ में आया आपको? ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास इसके लिए जो टर्म आता है, सीधी सी बात करते हैं अगर हम आगे की तरफ, तो हमारे पास जैसे मान लो कोई एक m एलिमेंट है, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सो इसमें जो एनर्जी लगी है दिस इज नोन एज ए IE1। अच्छा, अगर हम बात करते हैं m प्लस में से फर्दर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, m2 प्लस बना प्लस E माइनस निकल के आ गया, तो दिस इज नोन एज ए IE2। तो m3 प्लस m2 प्लस से अगर नेक्स्ट हम निकालते हैं तो दैट इज द m3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और IE3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सो बच्चों, अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, निकालने के बाद उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन उतने ही है, प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को अब ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 हमारे पास छोटा होगा एज कंपेयर टू IE2, देन IE3 एंड सो ऑन। मीन्स जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नंबर बढ़ता चला जाएगा, उसे निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। चलो बेसिक सा फंडा समझ में आया। एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी उसे देनी होगी दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड या फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द फर्स्ट फैक्टर,
द फर्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव। एज द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, भाई इंक्रीज हो रहा है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा साइज, सेकंड साइज, साइज बोलो या साइज इंक्रीजेज तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ शेल से, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। भाई सिंपल सा लॉजिक आ गया, ठीक है। हमारे पास जैसे मान लो सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम का कंपेयर कर लेते हैं हम सीजियम से। सोडियम के पास नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 1 2 3। सीजियम के पास यही अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई एक को तीसरी शेल से निकालना है, एक को छठी शेल से निकालना है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ एंड fully filled electronic configuration are more stable, are more stable, are more stable। अगर बच्चे अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी निकालने के लिए, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। हेंस मतलब मोर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बच्चों अभी एक फैक्टर और बचता है, दैट इज अ पेनिट्रेशन पावर। हमारे पास क्या आता है, एक आता है फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन np इलेक्ट्रॉन देन nd इलेक्ट्रॉन देन nf इलेक्ट्रॉन फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल। means more the penetrating power, more is the energy required to remove an electron from that shell, particular that orbital, sorry, that orbital या that sub shell, means ज्यादा ionization energy। means particularly अगर हमें 2s और 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो removal of electron from 2s is more difficult as compared to 2s। removal of electron from 2s, ठीक है, 2p is easy as compared to 2s। means first removal of electron occur from 2p, so hence removal of electron occur from first removal of electron occur from 2p subshell। चलो हमारे पास ये हो गया, हम बात कर लेते हैं बच्चों ट्रेंड की। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। बच्चे अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं और टॉप टू बॉटम चलते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है, मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम्स आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बिकॉज साइज हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। आपको आया समझ में मैंने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, घटती है।
चलिए, हमारे पास जनरल ट्रेंड हमने बात कर लिया। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द फर्स्ट वन, हमें पता है, वी नो दैट कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमारे पास बढ़ती है। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे हिसाब से हमें लगता है कि आंसर शुड बी दिस, आंसर होना चाहिए ये, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हमारे पास थोड़ा सा, आइए बात करते हैं हम इन दोनों की, आइए इसको अब करेक्ट करते हैं। राइट एक्सप्लेनेशन, राइट एक्सप्लेनेशन, आइए बात करते हैं। हम बात करेंगे Li, Be, बी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड अगला आता है लिथियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन आता है कार्बन के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आर्गन। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया और दिस पर्टिकुलर एरिया, चलिए, हमने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, तो ये होता है 1s2 2s2 2p3। If we talk about the oxygen, this is the 1s2 2s2 2p4. This is a half filled, more stable and more stable and more stable. यहां पर अगर हम बात करते हैं Be के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास बच्चों निकल के आता है 1s2 2s2, और बोरॉन की करते हैं तो 1s2 2s2 2p1। अगर हम बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये मोर स्टेबल है, बिकॉज फुल्ली फिल्ड, और मैंने अभी बताया था पेनिट्रेशन पावर। तो ड्यू टू दीज रीजन जो राइट आंसर हमारे पास आता है, जो राइट आंसर हमारे पास आता है वो आता है, सो द राइट आंसर, सो द राइट आंसर इज, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है नियॉन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन हमारे पास क्या आता है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। सिमिलरली नीचे वाले पैटर्न पे आता है, ये सेकंड मतलब थर्ड पीरियड में भी ऑब्जर्व होता है। देन हमारे पास आर्गन, देन क्लोरीन, देन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फर के बाद कार्बन, सिलिकॉन और बेरिलियम, हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम। याद कर सकते हैं ये वाली चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्सेप्शन, नाउ एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 वी नो दैट, अगर हम बात करते हैं बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, घटनी चाहिए। तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, याद करो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द राइट, राइट है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, हमारे पास क्या आएगा, गैलियम। दिस इज राइट। क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ
पुअर शील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। चलिए एक तो हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है थर्ड आता है व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D, 4D टू 5D। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर होनी चाहिए थी डिक्रीज, घटनी चाहिए थी, बट हमारे पास क्या मिलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D। ये किसकी वजह से मिलता है, हमारे पास क्या मिलता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इवन 3D से भी ज्यादा हो जाती है, पर फिलहाल ये डेटा हमारे लिए जरूरी था। तो यहां पर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इसमें क्या बोलते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला IE1, दूसरा IE2, तीसरा IE3, चौथा IE4। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन IE1 IE2 बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। फैक्टर क्या क्या डिपेंड करते हैं, जेड इफेक्टिव, साइज, पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन क्या क्या हो गए, फर्स्ट 3 पीरियड में मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ऐसी सिमिलरली बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होगी। राइट नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास आया, नीचे डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, बट इन दिस केस एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी तो चाहिए थी ज्यादा, बट हमें मिलती क्या है, कम मिलती है। सिमिलरली लेंथेनॉइड्स में, हाँ वो सॉरी 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज में देखते हैं, व्हेन वी मूव 3D टू 4D, 4D टू 5D, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, बट हम देखते हैं कि 5D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4D इवन 3D से भी ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी, ये एक्सेप्शन यहां तक है। चलिए आइए हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अभी 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 जस्ट बताया था मैंने इसमें क्वेश्चन, आप अभी रीड करेंगे, द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। राइट आंसर हमारे पास नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सल्फर, वो सॉरी नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। यस द राइट आंसर इज सी। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। क्रॉस चेक करने में अभी तो ये गायब हो गया है यहां पर, ठीक है, क्रॉस चेकिंग में हमारे पास ये राइट आंसर है, दैट इज अ सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए हमारे पास आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, इन्होंने बोला हुआ है, in which of the following option the correct order of arrangement does not agree with the variation of the property indicated against। increasing size, भैया साइज नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज, यस ये प्रॉपर्टी राइट है, राइट है, मतलब इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, जो अगेंस्ट हो नहीं, ये इंडिकेट है सही पोजीशन। नाउ हमारे पास इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की क्या नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, नहीं नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो हमारे पास यही स्टेटमेंट गलत है, तो राइट ऑप्शन हो गया बी। चलिए और भी देख लेते हैं, RbKNaLa इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, यस डेफिनेटली इनका साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारे पास आंसर करेक्ट क्या हुआ, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Among the following select the element having the highest ionization enthalpy। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2014 का क्वेश्चन है, दैट इज द Na, फिर उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम की कम होगी, देन बेरिलियम, Na से ऊपर आता है बेरिलियम, देन मैग्नीशियम। हाँ जी, डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो बेरिलियम शुड बी द राइट आंसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, सी। आया बच्चे समझ में आपको, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
मैं ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखता हूं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। अब यार बच्चे, इसमें जो हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, इट मे बी एब्जॉर्ब, इट मे बी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, द अमाउंट of energy change on adding the one electron in an isolated gaseous एटम। इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी चेंज जो होती है दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट पहले, नोट, अगर एनर्जी रिलीज यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, एंड इसको बोलते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, निगेटिव। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मींस एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डेल्टा एच इसका क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो एनर्जी का इंडिकेशन होगा वो प्लस साइन के साथ दिखाऊंगा मैं। सपोज इट मेरे पास एक एटम है, वो क्या है, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मींस जनरली, ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरली व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू a first electron to an atom, energy is released, but when we add second atom, when we add second electron, energy always absorb, energy always absorb, एनर्जी ऑलवेज। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे, मान लो सपोज इट मेरे पास एक एटम है ए, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, सो डेल्टा यहां पर क्या आएगा, ए, हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस, और इसके लिखूंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू, जनरली निगेटिव होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है। बट अगर मैंने A माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया और A2 माइनस बनाया तो डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ऑलवेज डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। अच्छा, अब हमारे पास एक कंपेयर करते हैं, चलो बच्चे एक कंपेयर के, ठीक है हमने इलेक्ट्रॉन दिया किसी एटम को, उसे मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो पहला इलेक्ट्रॉन देते हुए एनर्जी रिलीज हो रही है, मैं इसको कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, जनरली एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैंने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर करने के लिए, सपोज इट एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए प्लस ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू -10 किलो जूल। बी में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बी माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 किलो जूल। सो इन द प्रोसेस ए वाले में 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, दस इस वाले का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, हियर 10 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड,
इज रिलीज्ड। जबकि इसमें क्या हो रहा है, 20 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड। हमारे पास क्या है, 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैंने पूछा कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, विच हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हियर हम स्टेटमेंट देंगे एलिमेंट ए हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस कुल मिलाके में जो बात बता रहा हूं, हमें यह सोचना है कि किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वहीं उसी वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। पॉइंट क्लियर हो गया, जिस केस में भी ज्यादा होगी। तो चलिए अब हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर, भाई सिंपल सी बात है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases, means more amount of energy will release, means more amount of energy will release। दूसरा आता है बेटा, अगर हम बात करते हैं साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases, that is means less amount of energy will release। क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। चलिए बच्चे, दो मेन पॉइंट थे, उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी बात हम तभी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। more the stability of electronic configuration, less will be the amount of energy will release। more stability means more stability less electron gain enthalpy, less electron gain, less means less amount of energy release होगी। ठीक है, यहां हमें एक टाइप से सोच लो, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है। हमारे पास एक वेक्टर आया, तो हमारे पास ट्रेंड, अगर बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ऐसे लगाते हैं तो इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases, means more amount of energy release, means more amount of energy will release। अगर हम इधर की साइड चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी decreases, means less amount of energy will release। ठीक है, हमारे पास ये होगा। तो बच्चे अब हमारे पास क्या होगा, ये चीज आ गई, इसकी वजह से कुछ एक्सेप्शंस जो आते हैं, अब उनकी बारी आती है। एक्सेप्शन में हमारे पास
एक मतलब एक्सेप्शन ये आता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मतलब एलिमेंट आता है, एक तो आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और हाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। और एक वैल्यू और लिखते हैं, ये हमने आगे वैल्यू मेंशन भी करी हुई है, आप इस वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू रेडॉन आ रहा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में these elements have positive electron gain enthalpy, मतलब first electron gain enthalpy of these element, first electron gain enthalpy of these element is पॉजिटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में रेस्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इनके अलावा आपको सोचना ही नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। नोबेल गैसेस सारी तीन याद करने, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन हमारे पास। एक एक्सेप्शन बच्चों ये आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड element is less as compared to third period element। मीन्स कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करें और थर्ड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट से। तो एक एग्जांपल के नाम पर अगर हम याद करें तो Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा, ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, और बताइए फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा। इसकी वजह से हमारे पास दो एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हमारे पास Cl, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन आता है सल्फर से टे पो, और देन लास्ट में ऑक्सीजन। दिस इज द सेकंड एक्सेप्शन। समझ में आया? ये तो हमारे पास सारी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर नेगेटिव, मींस एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी इसमें क्या होगी? रिलीज होगी बेटा। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट वाला, यानी कि लास्ट पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है। देखो बच्चे में ये डेटा और आपको याद करना है। देखो सबकी नेगेटिव है, ये वैल्यू मैंने एनसीईआरटी से पिक की हुई है, सबकी वैल्यू नेगेटिव है। आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है? क्लोरीन की, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इस वाले केस में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। फिर इसके बाद किस में रिलीज होगी अगर हम देखते हैं? इसके बाद होगी फ्लोरीन में, देन हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन। इसमें आ जाओ, देखो 141 -141, माइनस साइन इंडिकेट बस ये कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। आप इस माइनस साइन को हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है? सबसे ज्यादा बड़ा है सल्फर, देन सिलेनियम,
टेलुरियम, पोलोनियम, देन हमारे पास ऑक्सीजन। अब आओ इसमें, यहां रिलीज नहीं हो रही है, हेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर्ड है? नियोन में, देन आर्गन और क्रिप्टन की जरूरत में बराबर है, देन जिनॉन, देन रेडॉन, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? हीलियम। तो अब इसके लिए ऑर्डर जब लिखा जाता है, इसके लिए जब ऑर्डर लिखा जाता है तो हमारे पास इसके लिए लिखा जाता है नियॉन, देन आर्गन बराबर होती है क्रिप्टन, देन जिनॉन, देन रेडॉन, जेनॉन, देन रेडॉन और देन हीलियम। तो ये है इन वाले केस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड के सेंस में लिखे हुए हैं, पिछले वाले रिलीज के सेंस में लिखे हुए थे। बस ये डिफरेंस अपने माइंड में रखना है। और ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। चलिए बच्चे, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास बोला द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, हमने दो ऑक्साइड बनाए, ऑफ एन एटम रिक्वायर्ड फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक देन द एंडोथर्मिक। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि पहला एक्सोथर्मिक है, दूसरा एंडोथर्मिक है। इन्होंने डेटा भी दे दिया, पहले में एनर्जी रिलीज हो रही है 141 141, दूसरे में एब्जॉर्ब हो रही है 780। Thus the process of formation of O2 minus in the gas phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon. It is due to the fact, बच्चे जब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, मींस ऐसा देखो पहला क्या हो रहा है कि हमारे पास पहले केस में तो एनर्जी रिलीज हो रही है, पर दूसरे केस में जब O2 2 माइनस बना रहा हूं तो वो क्या हो रहा है? एनर्जी मांग रहा है, भाई अब मुझे एनर्जी चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी मुझे चाहिए। इवन जबकि O2 माइनस एक नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, बट स्टिल वो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फैक्ट है? अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम। नहीं, साइज तो स्मॉलर नहीं है बिल्कुल भी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हमें यहां पर अप्लाई नहीं करना। Addition of electron in oxygen result in a larger size of ion। ठीक है, ये भी नहीं है। The electron repulsion overweight the stability gained by the achieving the noble gas electronic configuration means जो इलेक्ट्रॉन आने से O माइनस के बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पर जो उसे रिपल्शन झेलना पड़ रहा है वो ज्यादा उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। समझ में आया? रिपल्शन वेरी वेरी हाई इन दिस केस, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे ही छोटा सा है, और तो इलेक्ट्रॉन दे दो तुम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा। तो द राइट आंसर इज डी। क्लियर हुआ? राइट आंसर इज डी। और 2015 का क्वेश्चन है नीट, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा कि मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा, ये बहुत अच्छा लगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लीस्ट नेगेटिव टू द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम बच्चे बात करते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड कार्बन, देखो अगर हम इसका अरेंजमेंट करते हैं तो फ्लोरीन यहां आया, ऑक्सीजन यहां आया, एंड कार्बन यहां कहीं पर आएगा, एल्यूमिनियम यहां कहीं पर आएगा, कैल्शियम यहां कहीं पर आएगा। पर फिलहाल हम यहां पर क्या करेंगे? जनरल रूल चलाएंगे। जनरल रूल जब हम चलाएंगे तो जनरल रूल हमें बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज। सो जनरल रूल के हिसाब से एफ ओ देन कार्बन, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, देन कैल्शियम। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द डी। चलिए बच्चे, अगर हम आगे की साइड बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन किसके पास है? क्या O माइनस O माइनस के पास है? नहीं। क्या F माइनस के पास है? नहीं। सबसे ज्यादा किसके पास होगी? हमारे पास ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। हियर वी हैव टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ पॉजिटिव। इसके वाले केस में भी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ पॉजिटिव। क्लियर हो गया सबको बच्चे? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी।
तो आंसर है हमारे पास सी। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं, एक नया टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार ये डायग्राम ना, इस डायग्राम पे आने से पहले मैं हल्का सा अगले पेज पर आपको एक छोटा सा चीज समझाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सपोज इट मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या बनाया, मैंने एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और HCl। होना क्या चाहिए था भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में होना चाहिए दोनों के। किसके बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में। बट दोनों के बीच में ये ना रह के ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, क्लोरीन भाई साहब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रख लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron, shared pair of electron towards itself। ठीक है, शेयर्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, it is not the property of isolated gaseous atom। it is not the property of isolated gaseous atom। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ कि ठीक है, ये तो आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी नहीं, जब किसी मॉलिक्यूल में होगा तभी उसकी प्रॉपर्टी को। तो बेसिकली इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं अगर इसकी बात करूं तो कुछ ऐसा होता है। देखो क्या हुआ, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी अपनी तरफ खींच ली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आया है, इस पर पार्शियल नेगेटिव क्यों आया, क्लोरीन भाई साहब हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच ले रहे हैं जो उसका नहीं था। भाई अपना तो खींच ही रहे हैं, हाइड्रोजन वाले का भी तो खींच के ले आया अपनी साइड, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो बेटा अब हमारे पास इसके ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डाले, मीन्स अगर हम अफेक्ट की बात करते हैं, फैक्टर affecting the electronegativity। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चे, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। दूसरा फैक्टर आता है साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। भैया जेड इफेक्टिव घट जाएगा, या आउटर मोस्ट जहां पे अट्रैक्ट करना है वो साइज बड़ा है, न्यूक्लियस दूर हो गया उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, कहां अट्रैक्ट करेगा, तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। अरे क्लियर हुआ कुछ? चलिए ट्रेंड की बात कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड की। तो ट्रेंड हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, जबकि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। भाई डिक्रीज क्यों कर रही है, साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज क्यों कर रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड हो गया। आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे जब ये सुनोगे, इसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं बच्चों। खुशी हुई अगर इसको सुनकर आपको
खुशी हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मैं देखूंगा जरूर कमेंट आप लोगों के कि आए हैं या नहीं आए हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, अब यार बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिर देखो, अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, इस वाले टॉपिक से ज्यादा नहीं बनते। बट इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ना केमिकल बॉन्डिंग और बहुत से चैप्टर्स में यूज होता है ऑर्गेनिक के अंदर, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। हमारे पास 3 ऑर्डर याद करो भैया, अलग अलग स्केल पर अलग अलग साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना अपना स्केल बनाया। पॉलिंग स्केल पर अगर हम बात करते हैं, पॉलिंग स्केल पर, तो पॉलिंग स्केल पर आप कुछ वैल्यू याद करो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, 3.5, 3, 3 और 2.1। बस ये 4 वैल्यू याद कर लो, 5 सबसे ज्यादा मींस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in the periodic table that is the फ्लोरीन। अच्छा, पिछले उसमें एक डेटा में लिखाना भूल गया था, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन नोट, क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो किसकी है, हमारे पास क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। किसकी है भाई साहब, फ्लोरीन की। तो याद रख सकते हैं। चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो एक थोड़ा सा, अब एक ब्लॉक्स मैंने किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो उस ब्लॉक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने बनाया हुआ है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, सबसे ज्यादा 4। फिर उसके बाद आप इसे याद कर लो, बाकी सब का ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक रफली आइडिया देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे ब्लॉक का हाइट बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे ब्लॉक का हाइट कम होता जा रहा है। तो इस हिसाब से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कौन हो गया, सीजियम। पर इससे ज्यादा डेटा याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। आइए चलिए अगर हम देखते हैं तो AFMC 2011 में एक क्वेश्चन आया था, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। चलिए बच्चे, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करता हूं तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सोच के चलना है। हमारे पास हो रहा है यहां पर एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, अगर हम बात करता हूं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, कार्बन है एंड सिलिकॉन है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल पहले क्या चलना है, अगर हमारे पास चल रहे हैं नीचे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई हमारे पास नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन हमारे पास क्या हो गया फास्फोरस, देन सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन मिल गया हमें, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन। द राइट ऑप्शन इज सी। इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं होता, बहुत ज्यादा रिलैक्स रहता है इसमें, सिंपल सोचिएगा आप। चलिए, the correct order of decreasing electronegativity values among the decreasing, yes, beryllium, Be, then oxygen, then nitrogen और हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, नाइट्रोजन, नॉट एन आई, दैट शुड बी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन, देन हमारे पास नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम। तो यानी कि ऑर्डर चलता है, दिस इज नोन एज ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन्होंने पूछा हुआ क्या है, करेक्ट डिक्रीजिंग, यानी कि फर्स्ट की सेकंड की हाईएस्ट, सेकंड की हाईएस्ट केवल इसी में अवेलेबल है। सेकंड के बाद
हमारे पास आ रहा है थर्ड, थर्ड के बाद आ रहा है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ रहा है फोर्थ। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? राइट आंसर हो गया हमारे पास ए। राइट नाउ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच्चों, हमें ना मेटल मतलब ऑक्साइड्स के बारे में बात करनी होती है, मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स और मेटलॉइड ऑक्साइड। जनरली ऑक्साइड्स जो होता है, अगर लेफ्ट टू राइट चलता हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, नेचर हमारे पास लेफ्ट टू राइट। अच्छा, एक छोटा सा नोट, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? जनरली एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जनरली बेसिक होते हैं। यार ये बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम बात करते हैं तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर डिक्रीज करें। सेम टॉप टू मतलब बॉटम की साइड आते हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, बेसिक नेचर ऑफ डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीज। चलिए इस पे बेस कोई बहुत ज्यादा हमारे पास वो नहीं आता, नहीं इस पे डेटा पे कंपेयर कर लेते हैं पहले। अच्छा, लेफ्ट टू राइट, Na से Mg, Mg से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, सल्फर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर बताइए, एसिडिक नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अच्छा, यहां पे Li से Na, Na से K से Rb, Rb से सीजियम, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? या इस पे बोले बेसिक नेचर, ज्यादा बेटर वर्ड होगा बेसिक नेचर। ये हो रहा है बेसिक नेचर इंक्रीज। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। चलिए बहुत सिंपल सा इस पे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। नीट 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। यह है which of the following oxides is most acidic in nature? हमारे पास Mg, Be, Ba एंड CaO। अच्छा, ये सर्कल करना भूल गया, हम खुद ही देख लीजिए, हम इसे कवर अप करना भूल गए थे। दैट इज द Mg। अगर हम बात करते हैं तो Mg देखो हमारे पास सबसे ज्यादा, भाई देखा जाएगा तो अगर अरेंजमेंट करेंगे तो दिस इज द Be एंड Mg, और दिस इज Ba और कैल्शियम। ठीक है, यही तो ऑक्साइड्स का नेचर है। यानी कि हमारे पास पीरियड में ग्रुप में सबसे टॉप पर, तो यानी कि जब सबसे ऊपर टॉप पर है तो यही एसिडिक होगा। अच्छा, मोस्ट बेसिक का आंसर करिए। मोस्ट बेसिक का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो। मोस्ट बेसिक मतलब मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? मोस्ट बेसिक आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं कमेंट में वेट करूंगा। तो बच्चों ये था हमारी पीरियोडिक टेबल। मतलब इस पीरियोडिक टेबल में हमने मतलब क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम समराइज करते हैं तो हमने साइज के बारे में पढ़ा, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, और एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पढ़ा। तो बच्चों बस यहीं तक था हमारे साथ, मतलब पीरियोडिक टेबल का सफर यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।